हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, और टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर आज ये तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका कॉन्सेप्ट और वर्किंग स्टेप्स के बारे में आपको बताया था। सेकंड लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई थी, और आज थर्ड लेक्चर में आज हम जो है एक सेकंड प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस पर मैं बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूं। मैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स फिनिश कर चुका हूं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में आपको माइनर मेथड, इचेलॉन मेथड, नॉर्मल मेथड, सारे मेथड में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी वहां आपसे शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, यहाँ क्लिक कर आप बाकी के सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आप क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द सेट ऑफ इक्वेशंस। ये सेट ऑफ इक्वेशंस दिया है, ये लीनियर इक्वेशन का सेट है। हैज नंबर 1 नो सॉल्यूशन, और नंबर 2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है के की किस वैल्यू के लिए ये जो लीनियर इक्वेशंस का सेट है ये नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको देगा। कब? जब के की वैल्यू हम क्या लेंगे। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही है जो आपने पहले सॉल्व की है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशंस का जो सेट है इसको हमें जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम Ax b के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ Ax b, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि A जो है हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो x y z के जो भी कोफिशिएंट है x y z और t, ध्यान रखना t भी यहाँ वेरिएबल है, तो वो सारे टर्म इसमें आएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे 2 -3 6 -5, और यहाँ x नहीं है तो 0 आएगा, ये 1 हो गया, -4 हो गया, यहाँ t का कोफिशिएंट 1 हुआ, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, -5 है, 8 है और -9 है। x जो होता है हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ वेरिएबल हमें 4 दिए हैं, x y z और t। तो स्टूडेंट यहाँ x y z और इसके साथ t भी आएगा, इज इक्वल टू b जो हमारा होता है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स आप देख लें, आपको 3 इक्वेशन दी है लीनियर। तो पहली में कांस्टेंट 3 है, दूसरे में 1 है और तीसरे में k। क्लियर है? तो ये हमने ax b के फॉर्म में लिख लिया, मतलब हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे A रेशियो B, जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं आप समझ गए होंगे कि A मैट्रिक्स और इस B मैट्रिक्स को हमें कंबाइन करके लिखना है। तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा वो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले A की टर्म लिखो, तो 2 -3 6 -5 0 1 -4 1 4 -5 8 -9, ये रेशियो और यहाँ आ जाएगा 3 1 और k। क्लियर स्टूडेंट? तो अब ये मैट्रिक्स जो बन गया हमारा A रेशियो B मैट्रिक्स बन गया। अब आपको मालूम है कि अगर हमें कंसिस्टेंसी यहाँ टेस्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B की। क्लियर है? और रैंक हम निकालते हैं हमेशा इचेलॉन मेथड से, मतलब रो ऑपरेशन यूज करके। तो स्टूडेंट यहाँ अगर हमें रैंक निकालनी है तो आप समझ रहे होंगे कि ये वाले टर्म को हमें 1 बनाना है, और अगर इसको हम नहीं भी 1 बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 से डिवाइड करोगे तो ये ऑलरेडी 1 बन जाएगा। ये वाला टर्म 0 है, इसके नीचे ये वाला टर्म भी हमें 0 बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखें कि ये R3 का एलिमेंट है, तो R3 विल बी चेंज, और R3 -2R1 अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं तो ये 4 जो है 0 बन जाएगा। क्लियर है? चलिए ये वाला ऑपरेशन में एक बार आपको यूज करके यहाँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो R1 से हम लिखेंगे 6 -5 रेशियो 3, और ये आएगा 0 1 -4 1 रेशियो 1। अब इस पे ऑपरेशन यूज हो रहा है, तो 4 -4 0 होगा, यहाँ लिखा है -5 और ये होगा माइनस प्लस का 3 2 6, तो स्टूडेंट यहाँ 1 आएगा। ये देखो 8 लिखा है, तो 8 माइनस 6 12 आएगा, मतलब यहाँ माइनस के 4 आएगा, और ये माइनस का 9 है,
तो माइनस का 9 प्लस के 5 दूनी 10, मतलब यहाँ प्लस का 1 आएगा। रेशियो अब ये देखो k लिखा हुआ है तो k माइनस 2r1 तो 3 2 6 तो मतलब k माइनस 6 आएगा। तो यहाँ स्टूडेंट हम लिख देंगे रेशियो k माइनस 6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये वाला टर्म तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अब ये एलिमेंट आपका जो है क्या हो गया 1 हो गया और इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए फिर से R3 चेंज होगी, तो यहाँ ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं R3 विल बी चेंज, तो R3 माइनस आप R2 अगर कर दें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट क्या मिलने वाला है यहाँ से, सबसे पहले तो 2 माइनस 3 6 माइनस 5 रेशियो 3 हमने सही लिखा, 0 1 माइनस 4 1 रेशियो 1 हमने सेम लिखा। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, माइनस 4 में से माइनस 4 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0 और k माइनस 6 में से माइनस 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 7। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या कर चुका हूं कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल, वैसे प्रिंसिपल डायगोनल आप चेक करते हो स्क्वायर मैट्रिक्स में, है ना, तो आप देखें तो देखो ये वाले टर्म के नीचे 0 हो गए, इस वाले टर्म के नीचे 0 हो गए। अब इसको 1 बनाना मुश्किल है क्योंकि ये 0 बन चुका है। तो स्टूडेंट इससे आगे जो है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द व्हाट वैल्यूज ऑफ k। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं मैं, नो सॉल्यूशन की, तो मैं लिखूंगा देयर आर या ऐसे लिख दें आप कि अगर नो सॉल्यूशन की बात करूं तो नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है यदि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A डॉटेड B। मतलब दोनों की रैंक अगर इक्वल नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन देगा आपको नो सॉल्यूशन। तो हमें k की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे क्या हो कि इसकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B इक्वल ना हो। तो यहां तो हमें समझ में आ रहा है कि इसकी रैंक कितनी हो रही है 2 हो रही है, इसकी रैंक कितनी हो रही है 2 हो रही है। और अगर मैं यहां k की जगह 7 ले लूं तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी भी रैंक 2 हो जाएगी, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं k माइनस 7 डज नॉट इक्वल टू 0 रख दूं या k की वैल्यू 7 ना हो, देन तब इस स्थिति में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल टू होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, या ऐसे लिख देते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A तो आपको 2 मिलेगी, लेकिन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B आपको क्या मिल जाएगी स्टूडेंट 3 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो कोई टर्म आएगा, कोई टर्म आएगा तो यहाँ देखें आप A रेशियो B में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी हो जाएंगे 3 हो जाएंगी, और अगर इसको हाइड कर दो तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 हो रही है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A 2 होगी और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B 3 होगी। तो इस कंडीशन में सो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर है, तो उस हिसाब से सिस्टम क्या देगा हमें नो सॉल्यूशन देगा। अब स्टूडेंट दूसरी कंडीशन जो है हमारी, दूसरी कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब देगा, इसकी कंडीशन मैं आपको लिख के दिखा दूं कि यदि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल होगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B के, ठीक है, रैंक तो दोनों की इक्वल होगी, लेकिन मैंने कहा था कि यहाँ अगर कंसिस्टेंट होता है तो 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, एक यूनिक मिलता है, एक इनफाइनाइट मिलता है। यूनिक कब मिलेगा, जब दोनों की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और आपकी नंबर ऑफ वेरिएबल की लेस देन हो लेकिन रैंक दोनों की बराबर हो तो सॉल्यूशन हमें मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सारी कंडीशंस आपको बताई थी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी रैंक और इसकी रैंक दोनों की इक्वल चाहिए, और जबकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं 4 है ना, तो 4 रैंक तो पॉसिबल इनकी है नहीं। तो अगर मैं लिखूं कि इफ k माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 7 में रख दूं, देन तब क्या होगा
कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हो जाएगी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A रेशियो B इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो यहाँ भी देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होंगी और यहाँ भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होंगी, तो ये रैंक कितनी होंगी 2 होंगी, और जो कि किससे लेस है n से लेस है ना, n नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है। सो हम कहेंगे सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ x y z और t की, तो वो वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ साफ करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन मैं हल्का सा साफ करूंगा, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये पोर्शन क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ जो है आपको मैं वेरिएबल की वैल्यू बता सकता हूं कि क्या है। चलिए अब आप यहां देखें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मैं क्या कर रहा हूं, ये k इज इक्वल टू 0 k इक्वल टू 7 रख रहा हूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरी की पूरी रो क्या हो गई 0 हो गई। तो अब हमारे पास जो रो बच रही है वो क्या बच रही है 2 - 3 6 - 5 रेशियो 3, और ये बच रहा है 0 1 - 4 1 रेशियो 1। क्लियर है, ये वाली रो आपकी क्या हो गई 0 हो गई। तो यहां से अगर ये मैट्रिक्स से मैं क्या करूं लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x - 3y + 6z - 5t इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। और इसमें x 0 हो गया तो ये होगा y - 4z + t इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेट करना पड़ेगा। तो मैंने स्टूडेंट लेट कर लिया, t इज इक्वल टू हमने k1 मान लिया, एंड z इज इक्वल टू हमने k2 मान लिया। भाई लेट करना पड़ेगा तब तो आप निकाल पाओगे, है ना। तो अगर मैंने k1 और k2 माना, तो इन दोनों की वैल्यू नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, तो हो जाएगा y - 4 k2 + k1 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस y माइनस k1 प्लस का 4 k2। तो ये स्टूडेंट वैल्यू आई आपकी इसकी y की, क्लियर है। और हमने t इज इक्वल टू k1 माना था, z इज इक्वल टू हमने k2 माना था। अब ये तीनों वैल्यू उठा के आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट हमारी कहती है कि 2x इज इक्वल टू, मैं सब वहां ले जा रहा हूं, है ना 3, अब y को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं तो माइनस का 3, और y की जगह आएगा 1 - k1 प्लस का 4 k2, और स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है प्लस का 6z, सॉरी ये 2x इज इक्वल टू मैंने लिया 3, और ये माइनस का 3y था तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, और 6z है तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और z की जगह आप लिखेंगे k2, और ये 5t उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 5, और t की जगह आपने लिया था k1। क्लियर स्टूडेंट, चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 3 - 3k1, और हो जाएगा प्लस का 4 की पारा k2 माइनस का 6k2 प्लस का 5k1। अब यहां से 2x इज इक्वल टू, सबसे पहले k1 की बात कर लेते हैं, तो ये 5k1 है, ये 3k1 है माइनस का, है ना, तो ये बच रहे हैं अपने 2k1। क्लियर है। अब k2 की बात कर लेते हैं, ये 12 है और 6 है तो प्लस का 6k2 होगा, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये 3 है और ये 3 है तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा k1 प्लस 3k2 प्लस 3, तो ये वैल्यू आपकी होगी किसकी, x की। तो x, y, z और t की वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम दी हो तो हमें किस तरीके से सॉल्व करनी है। आगे आने वाली वीडियो में मैं फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हटके जो है प्रॉब्लम में आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद स्टूडेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं
कि जो मैं आपको देने वाला हूं तो आप उनको सॉल्व करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बने रहें, देखते रहें NIT's ब्लॉग मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।